नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की, अर्थात प्रेस की। और इससे जुड़ा हुआ मुद्दा प्रेस की स्वतंत्रता की। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है प्रेस, क्योंकि यह व्यक्तियों को अभिव्यक्ति की आजादी देता है, व्यक्तियों की बोलने की प्रखर क्षमता का विस्तार करता है। किंतु जब लोकतंत्र में न्याय धराशाही होने लगे तो मीडिया एक दीवार के रूप में भी कार्य करता है। किंतु जब यही प्रेस राजा के उपयोग में प्रयोग होने लगे, जब इसी प्रयोग को राजा अपने हित के लिए करने लगे, तो यह मीडिया चौथा स्तंभ ना होकर एक खंबा बनकर रह जाता है। एक ऐसा खंबा जो कि वास्तव में रोशनी विहीन है। एक ऐसा खंबा जो लोकतंत्र में निश्चित तौर पर एक धब्बा है। न्याय जब अवरुद्ध होता है तो न्याय के अवरुद्ध होने की स्थिति में रोशनी प्रदान करने का कार्य करता है ये मीडिया। और जब यही मीडिया धराशाही होने लगे तो निश्चित तौर पर उस देश के अंदर लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने पर भी प्रश्न चिन्ह बनने लगते हैं। जी हां, हम बात करेंगे आज प्रेस की स्वतंत्रता की। और प्रेस की स्वतंत्रता की बात इसलिए क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में अभी हाल ही में 3 मई को विश्व प्रेस सम्मेलन जब हुआ और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। और उस रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में भी कुछ बातें लिखी गई प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में। इस रिपोर्ट में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भी प्रकाशित किया गया, जिसमें 180 देशों में भारत का स्थान था 150वां, जो अत्यंत खराब स्थिति के रूप में देखा जा सकता है। हां, इस आधार पर हम खुश हो सकते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति हमसे थोड़ा और ज्यादा बदतर है। लेकिन वास्तव में पड़ोसी देशों के साथ मूल्यांकन करने का अभी समय है, या पड़ोसी देशों के साथ में अपने आप को तालमेल बैठाकर लोकतांत्रिक देश घोषित करने वाला देश बनाने में हमारी ये समझदारी होगी कि हम उससे तुलना करें? निश्चित तौर पर हमें अब सोचना पड़ेगा। ये जो रैंकिंग प्रदान की गई है 180 देशों में भारत को 150, उसमें 0 से लेकर 100 तक के स्कोर पर आधारित ये रैंकिंग दी जाती है। और इस रैंकिंग में देश या क्षेत्र के आधार पर यह रैंकिंग प्रदान की जाती है। और इस रैंकिंग में सबसे उच्च स्थान पर नॉर्वे और सबसे निम्न स्थान पर उत्तर कोरिया का स्थान है। 5 संकेतकों को इसमें शामिल किया जाता है। ये पांचों के पांचों संकेतक जो हैं, ये इस बात को संदर्भित करते हैं कि उस देश में मीडिया की स्वतंत्रता के संदर्भ में क्या-क्या प्रावधान और किस तरह के कानूनी अधिकार दिए गए। पहला, जैसे राजनीतिक संदर्भ इसमें शामिल किया गया है। दूसरा, इसमें कानूनी ढांचे को इसमें शामिल किया गया है। और तीसरा, इसमें आर्थिक संदर्भ को शामिल किया गया है। चौथा, इसमें जो शामिल किया गया है सामाजिक और आर्थिक संदर्भ को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा एक और ढांचा है जो सुरक्षा के संदर्भ में। निश्चित तौर पर नॉर्वे तो पहले स्थान पर बैठ गया, लेकिन भारत की स्थिति 150वें स्थान पर यह साबित करती है कि भारत में भी प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में कुछ अच्छी स्थिति नहीं है। जाहिर सी बात है कि इस रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में कुछ बिंदुओं की भी चर्चा की गई होगी। यस, जी हां, हम कहेंगे कि निश्चित तौर पर इस रिपोर्ट में
भारत के संदर्भ में कुछ बिंदुओं की चर्चा की गई है। वो बिंदु कौन कौन से हैं, वो बिंदु क्या क्या हैं, उनको भी हम थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों के सामने। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें यह कहा गया है कि भारत में जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो सरकार के दबाव के अंतर्गत कार्य कर रही है। अर्थात प्रेस के ऊपर सरकार का दबाव अत्यधिक है और ये एक अच्छा कदम नहीं माना जा सकता है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में। दूसरा, कश्मीर मुद्दे पर भी यहां पर चर्चा की गई, जिसमें यह दिखाया गया है कि कश्मीर के मुद्दे पर मीडिया कर्मियों को पीटा तक गया है और मीडिया कर्मियों के साथ में गलत व्यवहार किया है वहां पर जो सैन्य और जो कर्मी थे। इस बात को भी यहां पर रिपोर्ट में प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा कई और चीजें भी इसमें शामिल की गई हैं, जैसे भारत में मीडिया कर्मी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर न्यायालय की अवमानना जैसे मुद्दे भी भारी पड़ जाते हैं। निश्चित तौर पर यहां पर यह प्रश्न विचारणीय हो जाता है कि जो रिपोर्ट में लिखे गए मुद्दे हैं, रिपोर्ट में दिए गई बातें हैं, वो भारत के संदर्भ में कहां तक सही है और कितना सही है। एक बार भारत को अपना मूल्यांकन करना होगा। क्यों? क्योंकि भारत के मौलिक अधिकारों पर भी ये कहीं ना कहीं रिपोर्ट अपना प्रभाव छोड़ती है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 के तहत रखा गया है और ऐसी स्थिति में भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में जब इस तरह की बातें प्रदर्शित की जाएंगी तो मौलिक अधिकारों के हनन की भी बात यहां पर निकल कर आएगी। और इसीलिए अगर भारत को अपने इन सारे की सारी मीडिया रिपोर्टों पर या विश्व की प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में प्रकाशित रिपोर्टों पर गौर करना ही पड़ेगा। मीडिया लोकतांत्रिक प्रतिष्ठित राज्य की जो तुलना है वो तेजी से राष्ट्रवादी सरकारों के दबावों का जो सामना कर रही है उससे उसे निकलना होगा और निकलकर अपनी एक अलग भूमिका बनानी होगी और साथ ही साथ यहां पर उसको एक अलग भूमिका बनाकर काम करते हुए यहां पर कार्य करना होगा। शारीरिक हिंसा जैसे मुद्दों पर सरकार को मीडिया कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करनी होगी और उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी के तहत कुछ अलग तरह के अधिकार भी प्रदान करने होंगे। इन सारी की सारी बातों को भी यहां पर ध्यान में रखना होगा सरकार को, क्योंकि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो निश्चित तौर पर व्यक्तियों के अधिकारों का हनन होगा, न्याय की दीवार गिर जाएगी और ऐसी स्थिति में भारत अपने लोकतांत्रिक जो देशों की एक भूमिका है उसको बनाए रखने में विश्व स्तर पर नाकाम साबित हो सकता है। और इसीलिए भारत को इस पर विचार करना होगा, क्योंकि अभिव्यक्ति जो वास्तव में अगर देखा जाए मीडिया को प्रदान की गई है वो संगठनात्मक तौर पर अभिव्यक्ति की आजादी संगठनों को और मजबूत करने का कार्य करती है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम